नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। अरविंद केजरीवाल की सरकार अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही है। 2023 करीब चंद महीनों में ही आ जाएगा, 2024 माफ़ कीजिएगा, चंद महीनों में ही आ जाएगा। और उसके बाद जब 2023 में लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, कमर कस ली है इन लोगों ने। और 2023 में अब शुरू हो चुके हैं 2024 की तैयारियों को लेकर के, यानी कि इलेक्शंस को लेकर के। किसकी होगी राजगद्दी? क्या फिर से मोदी देश पर राज करेंगे या फिर देश को एक दूसरा नया चेहरा मिलेगा अपने प्रधानमंत्री के रूप में? ये 2024 के इलेक्शंस में साफ हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो या फिर सपा पार्टी हो, ये लोग अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। और अगर बात करें, एक वक्त ऐसा था जब मोदी वर्सेस ऑल की बात कही जाती थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम विपक्ष के नेता मौजूद थे, एक मंच पर आए थे और एक मंच पर आने के बाद मोदी के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू की थी। ऐसी ही रणनीति के बारे में आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल वो नेता जिन्होंने 2024 में सीधे टक्कर ली प्रधानमंत्री मोदी से और वो हार गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल ने मोदी का नाम लेना छोड़ दिया। वो बीजेपी पर तो निशाना साधते थे, लेकिन प्रधानमंत्री को सीधे सीधे आड़े हाथों नहीं लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार धीरे धीरे अब लगता है कि प्रधानमंत्री का नाम लेने से अरविंद केजरीवाल 2024 का इलेक्शन जीत पाएंगे। इस तरीके की रणनीति अगर वो तैयार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति फेल होती हुई नजर आ रही है। पहले अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को कम पढ़ा लिखा बताते हैं। फिर उसके बाद वो विवाद खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है वो फेल होती नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री वो चेहरा है जिस पर देश विश्वास करता है, उनके एक एक शब्दों पर देश विश्वास करता है। ऐसे में अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की रणनीति, यानी कि अगर इसे नाम दिया जाए पोस्टर रणनीति, फेल हो चुकी है। पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को कम पढ़ा लिखा बताया। अब पोस्टर रणनीति के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधने की कोशिश की। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निशाना साधने पर अरविंद केजरीवाल तुले तो फिर दिल्ली की पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। दिल्ली की पुलिस ने 2000 पोस्टर्स को दिल्ली से हटवाया, साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 100 एफआईआर को दर्ज किया और खलबली मच गई पूरे आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी की वैन को गिरफ्तार किया, वैन को जब्त किया और वैन चला रहे लोगों को गिरफ्तार किया। उन प्रिंटिंग एजेंसीज, उन प्रिंटिंग फर्म्स पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी, केस दर्ज करवाया गया उनके खिलाफ। तमाम ऐसी गतिविधियां हुई पुलिस की ओर से। उनकी कार्रवाई जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुई वो देख करके अब लगता है कि आम आदमी पार्टी की ये रणनीति कहीं ना कहीं फेल होती हुई भी नजर आई। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो ट्वीट जो आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। इस ट्वीट में खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच के का खुद को बताने वाले 56 इंच के पोस्टर से डर गए। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सब बातों पर सवाल पूछेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रज्ञा मौजूद है। प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया अंकिता। प्रज्ञा, जिस तरीके से ये एक लंबी साजिश कहें, लंबी रणनीति कहें, रणनीति कहना इसको ठीक रहेगा कि रणनीति के तहत ये पूरी घटनाक्रम हुई, लेकिन ये घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रहा है। पहले आम आदमी पार्टी एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते तो मनीष सिसोदिया को देश का शिक्षा मंत्री बना दिया होता। फिर उसके बाद जो खिल्ली उड़ी है उनकी ट्विटर पर वो देखते ही बनती है। फिर उसके बाद बीजेपी भी आक्रामक हो गई। अब मोदी के पोस्टर जो लगाए गए, मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स जो अलग अलग दिल्ली में नजर आ रहे थे, उस पर भी एक्शन लिया गया। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो
एक के बाद एक जो रणनीतियां केजरीवाल की फेल हो रही हैं 2024 को लेकर के, जो अपनी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं और उनकी रणनीति पर पानी बीजेपी सरकार फेर दे रही है। ऐसे में क्या अब केजरीवाल का जो दाव है आगे भी लगातार फेल होता जा रहा है, और क्यों? आखिर केजरीवाल का जो ये दाव है उसकी फेल होने की क्या वजह है? क्या वो कमजोरी है जो केजरीवाल को बार बार फेल कर रही है? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति बार बार फेल हो रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह ये है कि जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी बनी थी, जनता का भरोसा जिन मुद्दों पर हासिल किया था इस पार्टी ने, आज वही मुद्दे और उन मुद्दों से जुड़े हुए मंत्री जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ पर जिस तरह से मुफ्त की अगर मैं बात करूं, बिजली की बात की या डीटीसी की बात की, मुफ्त सेवा जो बेसिकली यहाँ पर थी, ये तीनों मुद्दे थे जिन पर आम आदमी पार्टी की सरकार टिकी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री को हम देख रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे है। अब यहाँ पर जिस तरह से अगर मैं बात करूं मनीष सिसोदिया, वो भी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सत्येंद्र जैन भी है, और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है, जो अगर हम बात करें जिन 3 सबसे मजबूत स्तंभों पर खड़ी थी उनमें से 2 स्तंभ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एजेंडा ही यही था कि वो जो दिल्ली है, जो देश की राजधानी है, उसे पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। लेकिन जब उन्हीं के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट अपने आप ही देखने को बनती है। ये बौखलाहट हमने आज से कुछ वक्त पहले कांग्रेस पार्टी में भी देखी थी। ये बौखलाहट उस वक्त देखी थी जब ईडी का शिकंजा राहुल गांधी पर था और सोनिया गांधी हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसकी वजह से पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं था। हालांकि प्रियंका गांधी संभाल रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दी। जहां एक और राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा हुआ तो हमने देखा कि किस तरह से और भी कई मंत्री इस्तीफा देने लगे। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं गुजरात में एक बड़ा झटका, उसके बाद यहां पर हमने जिस तरीके से देखा राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके भाई के घर पर ईडी की रेड। तो कहीं ना कहीं जब किसी भी पार्टी के जो मजबूत स्तंभ है अगर वही अलग हो जाए या गिर जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी अपने आप ही बौखलाहट उस पार्टी के मुखिया की दिखने लगती है। ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो रहा है, क्योंकि अगर अंकिता अभी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पूरी तरह से बाइज्जत बरी होकर अगर आ जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा। और जो बौखलाहट उनमें दिखाई दे रही है, जिस तरह से आपने कहा कि रणनीतियां इसीलिए फेल हो रही है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के दम पर ही इतनी ज्यादा मजबूत हो पाई है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, लेकिन इसी पे आपका छोटा सा रिएक्शन जानूंगी, क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया के केस की बात करें तो मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ती जा रही है। 5 अप्रैल तक फिर से ईडी का जो अभी मामला जिसमें कस्टडी खत्म हुई थी, अब ईडी ने पूछताछ तो पूरी कर ली है, लेकिन उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। 5 अप्रैल तक तिहाड़ के जेल में मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात करें जमानत की तो उस पर 24 मार्च को फैसला आना है। ऐसे में इस बीच में जो मंत्रालय बांटे गए थे वो मंत्रालय अब आतिशी के पास चले गए हैं, सौरभ भारद्वाज के पास चले गए हैं। ऐसे में क्या ये दो जो प्यादे अरविंद केजरीवाल के सामने आए हैं एक बड़े चेहरे के रूप में, क्या ये पार्टी में एक अहम रोल निभा पाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई चेहरा नहीं बचा। योगेंद्र यादव निकल चुके हैं, कपिल मिश्रा निकल चुके हैं, बात करें कुमार विश्वास की, वो निकल चुके हैं। बड़े बड़े चेहरे उनके या तो पार्टी उन्होंने छोड़ दी या फिर वो जेल के अंदर हैं। ऐसे में क्या ये 2 चेहरे आगे पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? देखिए, अगर आतिशी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कितनी इंटेलिजेंट वो है और साथ ही कितने अच्छे से आम आदमी पार्टी को और उसके महत्व को वो समझती हैं। तो अगर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो बखूबी वो इसे अच्छी तरह से निभाएंगी। लेकिन जो आम जनता के मन में एक डाउट पैदा हो गया है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, उसे वो किस तरह से खत्म कर पाएंगी, इसे लेकर अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो बेसिक नींव थी अंकिता, अब उसी में कहीं ना कहीं फूट पड़ चुकी है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद। जी बिल्कुल, अब देखना होगा। प्रज्ञा, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। और देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में केजरीवाल कैसे अपनी पार्टी को संचालित करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, क्योंकि
अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, तो आंदोलन के बाद ये पार्टी उभरी और जितने बड़े चेहरे उनके पार्टी में आए थे उतनी ही जल्दी वो चेहरे निकल भी गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही आक्रामक रुख अपनाया। ऐसे में केजरीवाल के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है एक और मोदी से सामना करना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो भी रणनीति वो अपना रहे हैं, वो रणनीति, वो दाव उन पर खुद उल्टा पड़ रहा है। ऐसे में खतरा उनकी दिल्ली की जो राजगद्दी है उस पर भी मंडरा रहा है। फिलहाल 2024 का चुनाव बहुत ही नजदीक है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अब कौन सा दूसरा दाव खेलते हैं और मनीष सिसोदिया कैसे जेल से बाहर मुक्त होंगे या फिर उन पर फिर से एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।